Good morning to all my dear students. In the last class we have discussed about elevation in boiling point और इस टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और इसमें हमने देखा था बॉइलिंग का मतलब क्या होता था। बॉइलिंग मतलब होता था जब किसी सब्सटेंस का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर, तो उसको हम लोग बॉइलिंग बोलते थे उस फेनोमेना को। और बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते थे, जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर उस सब्सटेंस का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता था उसको क्या बोलते थे, बॉइलिंग पॉइंट। और अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर हमने 1 atm ले लिया तो उसको हम लोग नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको फेज डायग्राम का एक आइडिया दिया था कि फेज डायग्राम क्या है। ये किसी गिवन सब्सटेंस की अंडर द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर क्या स्टेबिलिटी होगी उसके बारे में हमें क्या बताता है, फेज डायग्राम। तो मैंने बताया था इतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट भी नहीं है। वाटर के लिए बस हमको ध्यान रखना है कि वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है अपना 273 केल्विन। तो इन दो चीज़ों को हमें ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, तो फेज डायग्राम में हमने बस इतना समझा था कि वाटर के लिए नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इतना लेना है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट आपको 273 केल्विन लेना है। ठीक है, और ये ट्रिपल पॉइंट होता है जहाँ पे तीनों फेज एक साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। फिर मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को समझाने की कोशिश की है कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है। तो मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर तो होता है बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग जो भी पढ़ते हैं उनके लिए कंडीशन मैंने बताई थी, सोल्यूट को हमेशा हम लोग कैसा लेकर चलेंगे, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को लेकर चलना है। तो सॉल्वेंट था, उसके अंदर जैसे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते थे क्या बनता था, सॉल्यूशन बनता है। और सॉल्यूशन का हमें दिख रहा है कि वेपर प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाती है, जो सॉल्वेंट का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर होता है उससे थोड़ा सा कम होता है। तो वेपर प्रेशर बेसिकली डिक्रीज हो जाती है। तो वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसको हमने ग्राफ के फॉर्म में देखा था, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। सॉल्वेंट के लिए ऐसा ग्राफ था, और जैसे इसके अंदर हमने सोल्यूट को डाल दिया तो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर तो क्या हो जाएगा, कम। तो कम हो जाएगा तो एक ग्राफ ऊपर से जाएगा कि नीचे से, तो ग्राफ थोड़ा सा नीचे से जाता है सॉल्यूशन का ग्राफ। और 1 atm प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो भी हमें टेम्परेचर मिलता है, 1 atm प्रेशर के करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर मिलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट के लिए 1 atm के करस्पॉन्डिंग अगर हमने टेम्परेचर देखा तो उसको हम लोग T0B से डिनोट कर देते हैं, जिसको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट बोला जाता है। और फिर हम लोगों ने जैसे ही सॉल्यूशन बनाया, थोड़ा सा सॉल्यूशन बनने के बाद उसी 1 atm के करस्पॉन्डिंग जब हम लोगों ने देखा तो हमारा थोड़ी सी वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। इसको हम लोग टीबी बोल रहे हैं, डेट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और डेल्टा टीबी क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा सा क्या हो चुका है, एलिवेशन। पहले आपका सपोज करो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर प्योर वाटर बॉइल्ड हो रहा था, तो अब उसके अंदर अगर NaCl डाल दिया तो अब उस सॉल्यूशन बन गया, तो 100 पे ना होके हो सकता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉइल्ड होगा। तो उसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी बोलते हैं। और ये किसके बराबर होता है, टीबी माइनस T0B, बड़ी हुई वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो यही ग्रेटर हो जाता है, टीबी T0B से, इसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट इज एलिवेटेड। फिर इसको थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में भी मैंने समझाया था कि थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में दिस इज नॉट मच मोर इम्पॉर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस कोर्स, है ना। फिर भी हमें थोड़ा एडवांस लेवल के अगर कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ ले कभी, तो एक ग्राफिकल फॉर्म में भी इस तरीके से हमको दे देता है डेल्टा एस के बारे में, तो वहां से भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया था आपको, वेपर की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है सॉल्यूशन के बीच में और सॉल्वेंट की तो सबसे कम होगी। तो आप देख सकते हैं डेल्टा एस सॉल्वेंट सबसे ज्यादा है, डेल्टा एस सॉल्यूशन थोड़ा सा कम है। तो हमारे पास फॉर्मूला था डेल्टा एस वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन टेम्परेचर। तो ये वैल्यू तो दोनों के लिए सेम आएगी, सॉल्वेंट से वेपर में जाओ या सॉल्यूशन से वेपर में जाओ, क्योंकि सॉल्यूशन से भी कौन सा, सॉल्वेंट ही वेपर में जाने वाला है, और सॉल्वेंट का तो खुद सॉल्वेंट ही वेपर में जा रहा है। तो ये आपका टेम्परेचर इसके बेसिस पे किया था हमने, तो हमारा यहाँ से भी प्रूफ हुआ था। ठीक है ना, विथ थर्मोडायनेमिक्स से भी प्रूफ किया था हमने। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, मोललिटी के। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो भी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोललिटी। और यहाँ से जब हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KB से, है ना। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पूरा का पूरा इसका मिरर इमेज है, हम इसको अगर समझ जाएंगे तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसी का मिरर इमेज होता है बिल्कुल। वहाँ KB की जगह KF, TB की जगह TF, बाकी सब फॉर्मूला सेम रहता है। तो KB, और ये मैंने बताया था नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अगर वन टफ फैक्टर I का यूज करवा देगा तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IKB इंटू M। और जहाँ पे KB क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, जिसको इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वजह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज द इबुलियोस्कोपी। तो ये जो हमारा टॉपिक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसको हम लोग
इवोल्यूस्कोपिक भी बोलते हैं। जैसे हमारे पास देखो केबी इसमें आया ना, केबी को क्या बोला हमने, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट। तो इस टॉपिक को एक और नाम दिया जाता है, दिस टॉपिक इज ऑल्सो कॉल्ड एज इवोल्यूस्कोपिक। तो इसको हम लोग इवोल्यूस्कोपिक भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट था ना, तो इस वजह से इस टॉपिक का नाम इवोल्यूस्कोपिक भी किसी किसी बुक में लिखा हुआ हमें मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलो, तो ये मैंने समझा दिया था, डेल्टा टीबी जो होता है मोलालिटी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये चीज मैं दूसरे तरीके से भी ये फॉर्मूला डिराइव करा सकता हूँ। जैसे देखो मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कितना ले रहे थे, पी नॉट ए, और जैसे उसके अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करते थे तो सॉल्यूशन बन जाता है, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, पीए से। और पीए की वैल्यू क्या हो जाती थी, पी नॉट ए से कम होती है। तो ये जो वेपर प्रेशर में डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर में डिक्रीज, इसी की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा राइज हुआ है। तो ये जो डेल्टा टीबी होगा, वेपर प्रेशर में जो बॉइलिंग पॉइंट में राइज होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर। कि वेपर प्रेशर में कितना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में कितना कमी हो रही है। ये देखो, ये जो डेल्टा टीबी आया है, ये डेल्टा टीबी किसकी वजह से आया है, ये जो वेपर प्रेशर में कमी हुई है यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसी वजह से आया है ना। वेपर प्रेशर 1 एटीएम के करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर पे गिर गया है, तो ये जो वेपर प्रेशर की कमी हुई है, पी नॉट ए पहले था और पी नॉट ए से वो कितना हो गया, पी ए। तो ये जो डिफरेंस आया है इसी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हुआ है, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसकी वजह से हुआ है, प्रेशर में कमी होने की वजह से, क्योंकि पी नॉट ए था, पी ए था। तो इसका मतलब यहाँ से एक और फॉर्मूला निकालने का तरीका होता है, जो डेल्टा टीबी आया है ना, डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके करस्पॉन्डिंग होगा, पी नॉट ए माइनस पी ए, है ना। कितना वेपर प्रेशर में कमी हुई, ये वैल्यू क्यों बढ़ी है, डेल्टा टीबी क्यों ज्यादा हो गया, टी नॉट बी से टीबी क्यों आई, ये ज्यादा क्यों हुआ है, ये ज्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारा पी नॉट ए से क्या हो चुका है, प्योर वेपर प्रेशर थोड़ा सा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। मतलब ये जो डेल्टा टीबी होता है ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए। तो यहाँ से भी इस फॉर्मूले को प्रूव किया जा सकता है ना। तो चलो उसको भी कर ही देता हूँ मैं, अल्टरनेट वे है एक तरीका उसका भी निकालने का, जो भी हमारा कर देता हूँ मैं उसे भी। आप बुक्स में देख सकते हैं, ये भी कभी कभी दिया होता है, नहीं तो जनरली तरीका यही है, डायरेक्ट मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करो और निकाल लो फॉर्मूला। दूसरा तरीका ये अल्टरनेट तरीका, कि जो डेल्टा टीबी हो रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, ये जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा है, क्यों बढ़ा है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते ही सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है। तो जो एलिवेशन इन, ये जितना ज्यादा डिक्रीज होगा, ये जितना ज्यादा कर्व नीचे गिरता, ये उतनी वैल्यू बढ़ती डेल्टा टीबी। मान लो सपोज करो अगला कर्व यहाँ से पास होता, अगला यहाँ से, तो ये वैल्यू देखो, जितनी ज्यादा ये नीचे गिरता वेपर प्रेशर, उतना ही ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता जाता। तो जो डेल्टा टीबी होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, पी नॉट ए माइनस पी ए के, ठीक है ना। तो एक ये भी अल्टरनेट तरीका है, डेल्टा टीबी जो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। प्योर फॉर्म में से कितना कम हो रहा है, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा उतना ही ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो आई होप कि ये चीज समझ में आई, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसे और थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें हम लोग, पी नॉट ए माइनस पी ए की जगह पे हम लोग चाहें तो पी ए हम लोग निकालते तो राउल्स लॉ के हिसाब से पी ए क्या आता था, पी नॉट ए एक्स से आ जाता है। पी ए की जगह पे क्या आ जाता है, पी नॉट ए एक्स से पढ़े थे हम लोग। तो इसे और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, पी नॉट ए कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स से। फिर देखो पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स से को क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, एक्स भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ध्यान से देखो, इस तरीके से भी इसको डेराइव किया जा सकता है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो पी नॉट ए एक्स बी, अब एक्स बी बताओ, एक्स बी को क्या लिख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो एन बी अपॉन क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। चूंकि हम लोग जो भी मैंने बताया था कंडीशन क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का लिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन होने का मतलब क्या होगा, उसके अंदर सॉल्वेंट के मोल्स मच मोर देन सोल्यूट के मोल्स, सोल्यूट के मोल्स काफी कम अमाउंट में डाला जाएगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो Na की वैल्यू Nb से क्या हो जाएगी, मच ग्रेटर। तो अगर Na Nb से मच ग्रेटर हो जाएगा तो Na प्लस Nb को अप्रोक्सीमेटली Na लिया जा सकता है, क्योंकि Nb को मैं क्या कर सकता हूँ, नेग्लेक्ट कर सकता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू किसके, Na के, ठीक है। तो
तो अगर एन बी को एन ए के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एन ए के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से फिर से देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट ए इंटू, ये एन बी को मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूँ तो क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो, पी नॉट ए इंटू एन बी अपॉन एन ए। एन बी का मतलब क्या हो गया, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और एन ए मतलब क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकता हूँ क्या, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। आगे देखो फिर, अब ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट उठ के ऊपर जाएगा तो इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी नॉट ए इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू ऊपर क्या चला जाएगा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ऊपर चला जाएगा। अब मुझे बताओ, ये जो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, किसी भी सॉल्वेंट का मोलर मास तो फिक्स रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, फिक्स, ये ऊपर जाएगा ना। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या रहेगा, फिक्स, ये चीज नहीं बदलने वाली। किसी भी सॉल्वेंट का पी नॉट ए कभी बदलता है क्या, नहीं बदलता। तो क्या इन दोनों को भी एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया जाए, पी नॉट ए और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को भी क्या ले लेता हूं, एक कांस्टेंट की तरह ले लेता हूं। तो अगर इन दोनों को भी मैंने कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया तो क्या दिखाई देगा बताओ, डेल्टा टी बी जो हो जाएगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको और इसको कांस्टेंट की तरह हटा दिया तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा, एन बी बाई डब्ल्यू ए, क्योंकि मोल्स तो आप सोल्यूट का डालोगे वो चेंज कर सकते हो, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आप चेंज कर सकते हो। आप 100 ग्राम पानी ले रहे हो कि 200 ग्राम की 400 ग्राम, तो ये चीज आप बदल सकते हो। वाटर का अमाउंट 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम 400 ग्राम, और मोल्स ऑफ सोल्यूट भी आप बदल सकते हो, लेकिन पी नॉट ए आप कभी भी नहीं बदल सकते। आपने जो लिक्विड ले लिया उसका पी नॉट ए क्या हो जाएगा, फिक्स। जैसे H2O ले लिया तो हर टेम्परेचर पे उसके पी नॉट ए की वैल्यू क्या है, फिक्स है। वो H2O वाटर ले लिया तो उसका सॉल्वेंट का मोलर मास भी फिक्स हो जाएगा। आपने अगर इथेनॉल लिया है तो उसका, बेंजीन लिया है उसका, जो भी लेंगे मोलर मास फिक्स है, पी नॉट ए भी फिक्स है, ये दोनों बदलने वाले नहीं है। तो इनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लूं किसी भी सॉल्वेंट के लिए, तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल्स ऑफ सोल्यूट बदल सकता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी बदल सकता है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। अब देखो जरा सा ध्यान से, डेल्टा टी बी, ये एन बी अपॉन डब्ल्यू ए, एन बी, इसका मतलब है क्या है, क्या इसी को मोलालिटी बोला जा सकता है, मोलालिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। बस ये वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में एक्सप्रेस कर देंगे, केजी में कर देंगे। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में एक्सप्रेस कर दो, इन केजी। मान लो 200 ग्राम दिया है तो उसको केजी में तो एक्सप्रेस कर सकते हैं ना। तो डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया, एन बी बाई डब्ल्यू ए, और एन बी बाई डब्ल्यू ए मतलब क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसी को मोलालिटी बोलते हैं ना। तो इनडायरेक्टली भी देखो यहाँ से डेल्टा टी बी जो आया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ गया हमारे लिए, मोलालिटी के। डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आता है, मोलालिटी के, जो कि मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कि ध्यान रखिएगा हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है मोलालिटी के क्या होती है, प्रोपोर्शनल। तो डेल्टा टीवी भी किसके प्रोपोर्शनल होगा, मोलालिटी के प्रोपोर्शनल होगा। तो ये वाली चीज को मैं यहाँ से भी प्रूव कर सकता हूँ कि जो डेल्टा टीबी होता है वो कितना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि आप जितना वेपर प्रेशर को कम करोगे उतना ज्यादा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में होगा। तो पी नॉट ए माइनस पी ए के प्रोपोर्शनल, और फिर यहाँ से देखो रिलेशनशिप निकालते हुए आए हम लोग। तो डेल्टा टीबी किसके प्रोपोर्शनल मिला, मोलालिटी के। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को अगर हटाया जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी इंटू एम। आई क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कोई चीज डिसोसिएट हो या कोई एसोसिएट हो। तो अब हमें इसी केबी के बारे में पढ़ना है, वेयर केबी का मतलब क्या था, केबी इज ए कांस्टेंट नोन एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो अब मैं केबी का क्या डेफिनेशन है, केबी की क्या यूनिट है और केबी की क्या वैल्यू होती है, तो नेक्स्ट पार्ट में लेता हूं। चलो तो देखो हमारे पास तो फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला निकल के आया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो हम मैंने क्या बताया आपको, डेल्टा टी बी तो मोल क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आई का मतलब क्या होता है, वांटर फैक्टर। एम का मतलब क्या होता है, मोलालिटी। तो हमारे लिए कौन सा फैक्टर, एक चीज नई चीज दिख रही है, केबी। तो केबी एक तरीके का क्या होता है, कांस्टेंट। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग जरा केबी के बारे में कि केबी क्या है। ये बोर्ड में केबी इंपॉर्टेंट है ना बेटा, डेफिनेशन वगैरह केबी का पूछता है कि क्या है। तो देखो सबसे पहला बात करूं मैं इसके डेफिनेशन की कि केबी का डेफिनेशन क्या है। आपको बोर्ड में अगर आया 1 नंबर में तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, देखो केबी की डेफिनेशन कैसे लिखूंगा मैं, क्या करता हूं, अगर मैंने वांटर फैक्टर आई को 1 ले लिया, ठीक है, और मोलालिटी भी अगर मैंने 1 ले ली, तो क्या होगा, डेल्टा टीबी किसके बराबर हो जाएगा, केबी के बराबर। अगर मैंने आई को 1 ले लिया, मोलालिटी को 1 ले लिया, तो डेल्टा टीबी बराबर
केबी के हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, किसी भी 1 मोलल सॉल्यूशन का टेम्परेचर, 1 मोलल सॉल्यूशन का टेम्परेचर में जो भी एलिवेशन होगा, 1 मोलल सॉल्यूशन में जो भी एलिवेशन होगा उसके बॉइलिंग पॉइंट में, उसी को क्या बोला जाएगा, केबी बोल दिया जाता है। ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं हेंस केबी। इसका देखो नाम ही था, नाम क्या था इसका, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। मतलब 1 मोलल सॉल्यूशन में जो भी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, केबी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसीलिए नाम था। तो हम लोग बोलेंगे हेंस केबी इज डिफाइंड एज, केबी इज डिफाइंड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो केबी का मतलब होता है कि 1 मोलल सॉल्यूशन में केबी इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलल सॉल्यूशन। 1 मोलल सॉल्यूशन में कितना उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, केबी बोल देते हैं। सबसे पहली चीज हमें डेफिनेशन ध्यान रखनी है। सेकंड चीज केबी का क्या ध्यान रखना है हमें, यूनिट। केबी के हमसे क्या पूछ सकता है, यूनिट बताइए। तो बताओ यूनिट ऑफ केबी क्या होगा, यूनिट ऑफ केबी, आई की कोई यूनिट नहीं होती है, आई तो क्या है, यूनिट ऑफ केबी कैसे निकालोगे बताओ, हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी। फिजिक्स में ऐसे ही करते हैं ना, यूनिट ऑफ केबी निकालना है तो क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ आई इंटू यूनिट ऑफ मोललिटी। इसको ब्रेक कर दिया ना, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीबी अपॉन आई इंटू एम, तो यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी अपॉन यूनिट ऑफ आई इंटू यूनिट ऑफ मोललिटी। अब बताओ डेल्टा टीबी की यूनिट क्या होगी, डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी का मतलब क्या है हमारे लिए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर हमसे डेल्टा टीबी की यूनिट पूछ रहा है, रुको मैं पेन चेंज करता हूँ। तो यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी की अगर बात करें तो डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो जो डेल्टा टीबी होगा ये तो टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस क्या आ सकता है, या तो केल्विन में हो सकता है और डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। डिफरेंस तो केल्विन में भी हो सकता है और वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है। तो यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी क्या होगा, अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हो तो टेम्परेचर का डेल्टा टीबी बेसिकली है क्या, डेल्टा टीबी का मतलब क्या था अपने लिए, डेल्टा टीबी हमारा डिफरेंस होता था, है ना। तो टीबी मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर माइनस प्योर वेपर, सॉल्यूशन का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट माइनस प्योर बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका डिफरेंस तो टेम्परेचर तो केल्विन में लोगे तो केल्विन आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में दोनों लोगे तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा। तो यूनिट ऑफ डेल्टा टीबी केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड। आई तो यूनिटलेस होता है, आई की कोई भी यूनिट नहीं होगी, ये यूनिटलेस होगा। क्यों, क्योंकि आई तो एक नंबर है ना, आई एक तरीके का क्या है नंबर। आई इज इक्वल टू होता है क्या था, ऊपर नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स, नीचे नंबर ऑफ इनिशियल पार्टिकल, तो ऊपर भी नंबर नीचे भी नंबर, तो ये तो यूनिटलेस है। मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोलालिटी, तो मोलालिटी की यूनिट हमें पता है क्या होती है, मोल पर केजी। मोलालिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी। तो यहाँ से क्या यूनिट मिलेगा बताओ, यूनिट ऑफ केबी मिल जाएगा हमें केल्विन, केजी ऊपर चला जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। तो ये इसकी यूनिट होती है बेटा, ये ध्यान रखना। केल्विन केजी पर मोल में हमेशा इसे हम लोग किसको रिप्रेजेंट करेंगे, केबी की यूनिट क्या हो गई, केल्विन केजी पर मोल। और अगर मान लो हमने टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड में अगर ले लिया होता तो डिफरेंस की वजह से, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस तो डेल्टा टीबी है, चाहे केल्विन में लो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मान लो आपको मैं बोलूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पूछूं तो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर मैं पूछूं इसका इन दोनों का डिफरेंस कितना है तो आपका आंसर कितना आएगा, 100। ठीक, ये डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर मैं ये वैल्यू केल्विन में पूछा होता तो आपके लिए वैल्यू कितनी हो जाती, 373 केल्विन। और अगर इसको केल्विन में पूछता तो ये कितना था, 273 केल्विन। अब मैं पूछता डिफरेंस कितना है, तो 373 केल्विन में से 273 केल्विन भी माइनस करोगे तो भी डिफरेंस क्या आएगा, 100 का। तो जो डेल्टा टीबी का डिफरेंस होता है वो केल्विन में भी आ सकता है और वो डिग्री सेंटीग्रेड में भी। जनरली हम लोग यूनिट किस में लेते हैं टेम्परेचर को, केल्विन में। तो हमारे लिए केबी की यूनिट कॉमनली क्या क्या देखने को मिलेगी, केल्विन केजी पर मोल। लेकिन ये भी यूनिट होता है, ध्यान रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड केजी पर मोल भी यूनिट हो जाएगा। क्योंकि डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया है, डिफरेंस जो हो सकता है वो केल्विन में भी हो सकता है और वो डिग्री सेंटीग्रेड में। और डिफरेंस दोनों केस में सेम होगा। जैसे 100 में से 0 जाएगा तो भी कितना आना है, 100 आना है। और 373 में से 273 जाएगा तो भी कितना आना है, 100 आना है। तो जो डिफरेंस है ना वो केल्विन में भी सेम आता है और डिग्री सेंटीग्रेड में भी सेम आता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ केबी क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल या डिग्री सी केजी पर मोल। ठीक है, ये दो चीजें हमें आगे समझ में।
कि डेफिनेशन क्या है उसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन, यूनिट भी समझ लिया, और थर्ड चीज इसकी वैल्यू की बात करते हैं। ये 3 चीजें हमें समझनी है किसके बारे में। चलो तो थर्ड चीज हमें क्या देखना था, इसका डेफिनेशन देख लिया हमने, डेफिनेशन क्या डिफाइन करेंगे, यूनिट देख लिया हमने। तीसरी चीज केवी की वैल्यू की बात करते हैं कि केवी की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो वैल्यू की अगर बात करोगे तो केवी मैंने आपको पहले ही बता दिया, केवी एक क्या है, इसमें कांस्टेंट है, और जब कोई कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में क्या होती है, गिवन होती है। तो केवी एक कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 99% केसेज में क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा, पर कभी हमको कैलकुलेट भी करना पड़ सकता है। मोस्टली कैलकुलेट नहीं करवाएगा, हमेशा वैल्यू क्या रहती है, गिवन। तो वैल्यू में मैं यही लिखूंगा, केवी इज ए कांस्टेंट। केवी क्या है, एक कांस्टेंट है। केवी इज ए कांस्टेंट हुज न्यूमेरिकल वैल्यू will be given in the problem, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या रहती है, दी हुई रहती है, ठीक है ना। और ये एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। ये अलग अलग सॉल्वेंट के लिए क्या इसकी वैल्यू रहेगी, डिफरेंट। जैसे आप मान लो वाटर सॉल्वेंट की तरह लोगे तो वाटर के लिए केवी की अलग वैल्यू होगी, ठीक है। केवी किसके लिए डिफाइंड है, केवी डिफाइंड है किसके लिए, सॉल्वेंट के ऊपर, कि आप सॉल्वेंट क्या लिए, वाटर लोगे तो उसके केवी की अलग वैल्यू होगी, बेंजीन ले लोगे तो उसके केवी की अलग वैल्यू, इथेनॉल लोगे तो अलग, क्लोरोफॉर्म लोगे तो अलग, मतलब केवी की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या रहती है, गिवन, एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट। अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कैसे करना पड़ेगा, अगर मान लो कभी नहीं दिया है तो वो भी लिख देता हूं, एंड इट इज कैलकुलेटेड एज। ये हमें कैलकुलेट करने वाला प्रॉब्लम तो बहुत कम मिलेगा, और फिर भी हमें कभी पूछ ले तो आना चाहिए। इट इज कैलकुलेटेड एज, कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एक केबी का सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको हमें ध्यान रखना है। केबी इज इक्वल टू होता है अपने पास आर, मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इंटू टी नॉट बी। टी नॉट बी मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डेड सॉल्वेंट का स्क्वायर, इंटू उस सॉल्वेंट का मोलर मास। देखो सॉल्वेंट जैसे आप लोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 100, इस तरीके से डिफरेंट सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो जाएगा। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन, तो ये देखो एक केवी का एक ये फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हो हर टॉपिक के अंदर जितने भी टॉपिक मैंने पढ़ा है सब में 3-3 फॉर्मूले मैं बताते हुए चल रहा हूँ आपको, 3-3 फॉर्मूले। जैसे इस टॉपिक में भी 3 फॉर्मूले मैंने बताए। कौन कौन से 3 फॉर्मूले बताए इस टॉपिक में मैंने आपको, एक तो ये बताया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टी नॉट बी। सेकेंड फॉर्मूला मैंने आपको ये बताया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एन। और थर्ड फॉर्मूला केबी का ये आया जो कि रेयरली यूज होगा, रेयरली क्या आई थिंक कि यूज ही नहीं होगा, कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ओके मैंने आपको बता दिया केबी एक क्या है, कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में क्या रहती है, गिवन ही रहती है, ठीक है ना। लेकिन कभी हमसे कैलकुलेट करा ले तो ये फॉर्मूला है केबी इज इक्वल टू आर टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू एम सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन। और जहाँ पे मैं मीनिंग लिख देता हूँ, जहाँ पे कैपिटल आर का मतलब तो आपको पता है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। कैपिटल आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा। टी नॉट बी का मतलब क्या होता है बताया मैंने, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी नॉट बी का मतलब क्या होगा, जो भी सॉल्वेंट हमने लिया है वाटर वगैरह उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को हमेशा किस में लेना बेटा, केल्विन में लेकर सॉल्व करना है। न्यूमेरिकली तो मैंने बता दिया हमेशा किस में लेकर सॉल्व करना है, केल्विन के अंदर। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट केल्विन में ले लेना। एम की बात करो तो कैपिटल एम यहाँ पे क्या है, कैपिटल एम जो है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट ही है, ये तो मैंने लिख ही दिया है क्योंकि हम लोग सॉल्वेंट के लिए ही मोलरिटी डिवाइन करते हैं ना। तो दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट का क्या हो गया, मोलर मास हो गया हमारे लिए। और एक चीज और कौन सी बची, 1000 तो कांस्टेंट ही है। डेल्टा एच वेपराइजेशन कल ही बताया था मैंने, डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या है हमारे लिए, नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ, चलो मैं इस चीज को देखो। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन की बात करूं अगर मैं, देखो केबी यहाँ लिख देता हूं मैं फिर से। केबी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, केबी का फॉर्मूला अभी हमने निकाला, तो केबी का फॉर्मूला निकल के आया हमारे लिए, केबी इज इक्वल टू आर इंटू टी नॉट
टी नॉट बी, आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला निकाला ना हमने, ये फॉर्मूला लिखा केबी का। तो इसमें मैंने सबके मीनिंग बता दी। आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टी नॉट बी का मतलब क्या है, आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी नॉट बी मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, कैपिटल एम सॉल्वेंट मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है, डेल्टा एच वेपराइजेशन, इसको क्या बोलेंगे, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, ठीक है ना। अब बात आ रही है कि आर की कौन सी वैल्यू यूज करोगे, क्योंकि आर एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसकी 3 वैल्यूज होती है ना, तो उन तीनों में से कौन सी वैल्यू यूज करोगे, तो डिपेंड करेगा डेल्टा एच के साइन पे कि आपने डेल्टा एच की यूनिट क्या ली है। क्योंकि वेपराइजेशन जो है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब समझते हो, हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 मोल को वेपराइज करने के लिए जो हीट लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल्टा एच वेपराइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब है, इसकी डेफिनेशन अगर कोई पूछ ले कि डेल्टा एच वेपराइजेशन से आप क्या समझते हैं, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन का मतलब होता है हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज, हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 मोल को वेपराइज करने के लिए जो हीट लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन बोलते हैं। किसी सॉल्वेंट के 1 मोल के हीट, 1 मोल को हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल वाटर को वेपराइज करने के लिए जो हीट लगेगा उसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन, जो कि वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में क्या रहती है, गिवन है, कांस्टेंट है एक तरीके का। अच्छा, एक और चीज होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी आपने सुना होगा, इसको एलवीपी सुना है। ये एलवीपी मतलब क्या, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का, तो लेटेंट एलवीपी से लिख देता हूं, एलवीएपी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, देखो डेल्टा एच वेपराइजेशन 1 मोल सॉल्वेंट को जितनी हीट लगती है वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 1 ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए कितना लगेगा। तो इसमें सेम यही रहता, बस इसमें ग्राम में हो जाएगा, हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 ग्राम को वेपराइज करने के लिए जो हीट लगेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो कभी कभी इसको यूज करा लेगा, तो ध्यान रखना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 1 ग्राम को कराने के लिए जो लगेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और 1 मोल को जो कराने के लिए लगेगा, 1 मोल को कराने के लिए डेल्टा एच वेपराइजेशन, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। और 1 ग्राम को कराने के लिए जो लगेगा उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा एच वेपराइजेशन और एल वेपराइजेशन में क्या रिलेशन है, तो बता सकते हैं क्या। अगर मान लो मैं आपसे डेल्टा एच वेपराइजेशन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में पूछूं कि क्या इन दोनों में रिलेशनशिप क्या होगा, तो बता सकते हो क्या रिलेशन होने वाला है। तो अगर हमें 1 ग्राम का पता है, मान लो वाटर के 1 ग्राम को, वाटर का फिक्स होता है, सब सॉल्वेंट का क्या है, फिक्स है। जैसे वाटर के लिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, 540 किलो कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम वाटर के लिए ये होता है। और डेल्टा एच अगर उसका निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मान लो 1 ग्राम का मुझे पता है, 1 ग्राम का सपोज करिए 1 ग्राम का 10 है, 1 ग्राम का कितना है, 10 कैलोरी, तो 1 मोल का कितना होगा, तो क्या करना पड़ेगा, उसके अगर मोलर मास से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैंने लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 ग्राम के लिए था, अब जैसे मोलर मास के से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उतने ग्राम के लिए बन जाएगा। जैसे वाटर के 1 ग्राम का मुझे पता है, तो वाटर के 18 ग्राम का कितना होगा, तो क्या कर दूंगा, उसके मोलर मास उसका कितना होता है 18, 18 से जैसे मल्टीप्लाई करूंगा ये 18 ग्राम का आ जाएगा। और जो 18 ग्राम का हीट आएगा, 1 ग्राम का जो हीट था उसको लेटेंट हीट बोलते थे, और जब उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके कितने का हो जाएगा, 1 मोल का हो जाएगा। और 1 मोल का जैसे ही हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो कभी अगर डेल्टा एच वेपराइजेशन अगर हमसे पूछे तो ये भी एक तरीका है, अगर हमको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, उस सॉल्वेंट के मोलर मास से, क्योंकि ये उसके 1 ग्राम का मास बताता है, और मोलर मास से जैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरे उसके 1 मोल का हो जाएगा हीट, और 1 मोल के हीट को ही क्या बोलेंगे, डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना, कि क्या हो रहा है। अब चलो, तो ये आर की जो मैं बात कर रहा था, आर की कौन सी वैल्यू लोगे, तो किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एच के ऊपर। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है एक हीट यूनिट है, और जनरली हीट की यूनिट किस में होगी, या तो जूल में होती है या तो कैलोरी में होती है।
ना बेटा। एटीएम लीटर वाली जो वैल्यू होती है ना 0.0821, वो वाली वैल्यू किस में होती है, एटीएम लीटर। तो हीट वगैरह तो जो होता है वो जनरली किस में आता है, जूल में या कैलोरी में। तो अगर आपको हीट डेल्टा एच वेपराइजेशन जूल में देगा तो आप आर की कौन सी वैल्यू यूज करोगे, 8.314, जिसको हम लोग कितना बोलते हैं, 25/3 ले लेते हैं रफली सॉल्व करने के लिए। और अगर कैलोरी में देगा तो आर की वैल्यू 1.98 होती है, जिसको रफली हम लोग ये 25/3 ले लेते हैं और इसको रफली कितना ले लिया जाता है, 2। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, आर की वैल्यू डेल्टा एच वेपराइजेशन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। जूल में देगा तो 8.314 और अगर कैलोरी में देगा तो उसकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू किस तरीके से। ठीक है, और अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन मैं करवा दूं सिंपल सा कि कैसे हमें कैलकुलेट करना होता है। जैसे मान लो एक केबी तो मैंने बता दिया, केबी क्या है, एक तरीके का कांस्टेंट है। केबी इज ए कांस्टेंट हुज न्यूमेरिकल वैल्यू विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, हमेशा दिया रहता है ना। और ये हर सॉल्वेंट के अलग अलग सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा, लेकिन कभी कभी हमसे अगर कैलकुलेट करवा ले तो कैसे होगा, जैसे हमें वाटर के लिए मैं आपको ये कैलकुलेट करवा देता हूँ और हमको वाटर के लिए इसे याद भी रखना है कि वाटर के लिए इसकी कितनी वैल्यू होती है। तो जैसे मान लो क्वेश्चन में ले लेता हूँ, कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर। जैसे वाटर एक तरीके का क्या है, सॉल्वेंट है, तो वाटर सॉल्वेंट के लिए किसकी कैलकुलेशन करिए, केबी की। और हमें बता रहा है इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। ये मैंने आपको बता दिया है, जबकि ये सब डेटा हमें वाटर के बारे में हर डेटा ध्यान होना चाहिए कि उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होता है, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो मुझे क्या निकालना है, केबी ऑफ वाटर निकालना है। और केबी निकालने का मेरे पास एक फॉर्मूला है सिंपल सा। मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में बस रखना है। इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि हम लोग पहले केबी कैलकुलेट करेंगे, फिर जाके उसके अंदर हम लोग पहले केबी कैलकुलेट करो, फिर डेल्टा टीबी कैलकुलेट करो, तो काफी लंबा हो जाता है। तो जनरली केबी हमेशा प्रॉब्लम में गिवन रहेगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। मोललिटी हम लोग निकालना जानते हैं कैसे निकालना है। आई के लिए मैंने 2 लेक्चर पूरा लिया, वांट ऑफ फैक्टर निकालना, तो वहां से हम लोग डेल्टा टीबी कैलकुलेट कर लिया करेंगे। तो कैलकुलेट केबी ऑफ वाटर इफ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 540 कैलोरी पर ग्राम। तो हमको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दिया कितना, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो देखो कैसे निकालोगे, केबी निकालना है ना वाटर का, तो केबी का फॉर्मूला लगा देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर केबी, तो केबी का फॉर्मूला यही लिखा है आपके सामने, R इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई क्या लोगे नीचे 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो ये फॉर्मूला लगा लो, इस फॉर्मूले से बस तो सॉल्व हो जाएगा। कैसे करेंगे बताओ, आर की जगह पे कितना, यहाँ करता हूँ, आर की जगह पे कितना लेंगे वो डिपेंड करेगा डेल्टा एच की यूनिट पे। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या लोगे, देखो 540 कैलोरी पर ग्राम दिया है, तो डेल्टा एच ये पर ग्राम, 1 ग्राम के लिए 540 कैलोरी है, तो 18 ग्राम के लिए कितना लगेगा, जो 18 ग्राम के लिए लगेगा वही डेल्टा एच वेपराइजेशन कहलाएगा, क्योंकि 1 मोल सॉल्वेंट का जो लगता है उसको डेल्टा एच वेपराइजेशन बोलते हैं। तो अगर 1 ग्राम में 540 कैलोरी लग रहा है तो 18 ग्राम के लिए जो लगेगा वो क्या हो जाएगा, 1 मोल वाटर के लिए। तो वही मैंने कहा ना, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। तो चूंकि ये कैलोरी में दिया हुआ है, ये डेटा किस में दिया है, कैलोरी में, तो मैं आर की कौन सी यूनिट यूज कर लूँ, अगर डेल्टा एच कैलोरी में है तो आर की वैल्यू 2 यूज कर लेता हूँ, 2 इंटू टी नॉट बी की वैल्यू क्या होगी, टी नॉट बी। तो टी नॉट बी क्या है, टी नॉट बी का मतलब अभी बताया मैंने, टी नॉट बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, प्योर सॉल्वेंट का। तो क्या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है कि नहीं पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता होता है, कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो ये क्वेश्चन में टी नॉट बी मैंने आपको दिया नहीं है ना। अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट होता, जैसे ये वाटर के लिए मैंने कराया, आपसे मान लो बेंजीन के लिए पूछता है ना, क्लोरोफॉर्म के लिए पूछता, तो अगर कोई दूसरा सॉल्वेंट लेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्वेश्चन में गिवन होगा। लेकिन ये वाटर का केस है, तो वाटर के केस में मुझे हर डेटा खुद याद होना चाहिए। वाटर का डेटा हमें क्वेश्चन में गिवन जनरली नहीं होता है। तो वाटर का तो हमें बॉइलिंग पॉइंट पता है ना, कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड को 373 केल्विन लिख सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू 373 का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ वाटर भी हमें पता है कितना होता है, 18 होता है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर का कितना, 18 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच वेपराइजेशन क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दिया हमें 540, ये तो 1 ग्राम का है, ठीक है। और इसको जैसे मैं 18 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा,
डेल्टा एच वेपराइजेशन हो जाएगा ना। तो यही चीज़ मैंने फॉर्मूला यहाँ पे बताया था बेटा, है ना। तो देखो ये हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है बस। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये देखो 18 से 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और अब तो इसे सॉल्व करना नहीं है हमें, मैंने बता ही दिया था जनरली गिवन होता है। तो वाटर के लिए जब ये डेटा बेटा कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 0.52। तो वाटर के लिए कितना आता है 0.52। और यूनिट बोलो क्या लिखोगे, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना। तो वाटर के लिए केबी ऑफ वाटर जो निकल के आता है वो कितना आता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। और जो कि मैंने बताया आपको प्रॉब्लम में हमेशा ये डेटा क्या रहेगा, गिवन होगा, है ना। फिर भी हमें वाटर तो एक तरीके का वाटर ही पी पी के जीते हैं ना हम लोग। तो वाटर एक तरीके का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो इसीलिए मैं आपको ये भी कहूंगा कि केबी ऑफ वाटर आप ध्यान ही रखिए। वैसे तो केबी की वैल्यू प्रॉब्लम में हमेशा देगी 99% केसेज में, लेकिन केबी ऑफ वाटर आप एक डेटा ध्यान रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। तो ये हमारा वाटर के केबी की वैल्यू होती है, समझे क्या बात को। तो केबी एक तरीके का कांस्टेंट है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा प्रॉब्लम में क्या होगी, गिवन होगी। और वो क्यों गिवन होगी आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से लगाने जाएंगे आप, सॉल्व करने में काफी टाइम लगेगा। पहले ये निकालोगे, फिर डेल्टा टीबी बराबर आई केबी इंटू एम, तो बहुत टाइम लगता है। इसलिए ये कैलकुलेशन बहुत कम मिलेगा हमें, पर पूछ ले तो आइडिया होना चाहिए कि केबी कैसे निकालना है, ठीक है। तो आई होप केबी के बारे में पूरी डिटेलिंग मैंने दे दी है। अब केबी समझ में आ गया होगा, केबी क्या है, केबी डेफिनेशन, यूनिट और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो जैसे मैंने वाटर के लिए आपसे कैलकुलेट कराया ना, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट का, मान लो बेंजीन का भी हो सकता है, किसी का भी हो जाए। आपको कैलकुलेट करने के लिए बस क्या चाहिए, उसका बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। और मान लो मैंने बेंजीन बोला तो उसका मोलर मास तो पता रहेगा। तो हमें बस किस डेटा की जरूरत है, एक तो जो सब्सटेंस का मुझे केबी चाहिए उस सब्सटेंस का क्या पता होना चाहिए, एक तो बॉइलिंग पॉइंट पता होना चाहिए और दूसरा उसका हीट ऑफ वेपराइजेशन पता होना चाहिए। अगर ये दो डेटा मुझे पता है तो मैं किसी भी सॉल्वेंट का क्या निकाल सकता हूँ, केबी। और आपको पता है हर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो फिक्स ही होगा, किस पॉइंट पे वो बॉइल्ड होगा। तो टी नॉट भी हमें हर सॉल्वेंट का फिक्स ही है। और किस पे वो वेपराइजेशन, मतलब कितने पे वो तुरंत वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, कितनी हीट देने पे। तो ये दोनों डेटा हर सॉल्वेंट के अपने फिक्स होंगे। तो फिक्स डेटा के हिसाब से सबकी केबी की वैल्यू क्या होगी, कैलकुलेट होगी। और केबी की इसीलिए सब सॉल्वेंट के लिए अलग अलग क्या आएगी, फिक्स वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वाटर के लिए कैलकुलेट कराया तो कितना आया 0.52 केल्विन केजी पर मोल। और कुछ मैं इंपॉर्टेंट डेटा वाटर के लिए बता ही देता हूँ जिनको आपको ध्यान ही रखना है ना। तो फॉर वाटर के लिए ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखिए, वाटर के बारे में वो बता के नहीं देता है, मैंने वाटर बताई है। वाटर आपको यूनिवर्सल सॉल्वेंट है जिसको पीने खाने की जरूरत रहती है हमेशा, तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं अगर मैं, कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी बोला जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछा वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बताइए या फ्रीजिंग पॉइंट बताइए, तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हमें पता होना चाहिए कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग 273 केल्विन बोलते हैं। अगर मैंने आपसे वाटर का पूछा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी हमें फिक्स है ना। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये कितना 373 केल्विन। तो वाटर के बारे में हमें सब डेटा पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मोलर मास ऑफ वाटर अगर मुझे बोला, मोलर मास ऑफ वाटर तो पता ही है, ये तो 18, ये तो सबको पता है बच्चे को। मोलर मास ऑफ वाटर कितना 18 होता है। डेंसिटी ऑफ वाटर मुझसे पूछ ले तो डेंसिटी भी हमें पता होना चाहिए। डेंसिटी कितना होता है इसका 1 ग्राम पर ml होता है। हमसे अगर वाटर की मोलरिटी पूछ ले, मोलरिटी, ये मोलरिटी है, तो मोलरिटी इसका कितना आता है 55.55 आता है। कैसे आता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम कर देते हैं ना। मोलरिटी कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ बता ही देता हूँ मैं। मोलरिटी ऑफ वाटर निकालोगे तो क्या करोगे, मोल्स ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर ले लोगे, ठीक है ना, क्योंकि केवल वाटर ही है आपका, सॉल्यूशन कुछ बना ही नहीं। तो मोल्स ऑफ वाटर कैसे लोगे, और वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमेशा मैंने कितना कहा है 1 लीटर के रिस्पेक्ट में जो मोल्स होते हैं उसी को लेते हैं। तो अगर वॉल्यूम आप 1 लीटर ले लोगे तो डेंसिटी देखो कितना है 1 ग्राम पर ml। 1 ml का मास कितना है 1 ग्राम, तो 1 लीटर मतलब कितना ml होता है 1000 ml। तो 1000 ml में कितना मास होगा, 1 ml में 1 ग्राम, तो 1000 ml में 1000 ग्राम। तो मोल्स कैसे निकालोगे, मोल्स क्या करोगे 1000 ग्राम मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो देखो मोल्स मिल जाएगा 1000/18, तो ये मोल्स ऑफ H2 क्या हो जाएगा, मास समझ रहे हो। वॉल्यूम कितने लेना होता है लीटर में, 1 लीटर मतलब कितना 1000 ml, तो 1 ग्राम 1 ml का मास 1 ग्राम, 1 ml का 1 ग्राम तो 1000 ml का 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 18 करके कितना आएगा, ये सॉल्व करना, ये आएगा 55.55।
तो मोलरिटी कितना होता है वाटर का 55.55 होता है। और अभी मैंने बताया यहाँ पे और चीजें है ना, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन अभी बताया मैंने, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पता होना चाहिए 540 कैलोरी पर ग्राम होता है। और एक हमें आगे और मिलेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो डेल्टा टीएफ में काम आएगा। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी वाटर का हमें पता होना चाहिए कितना 80 कैलोरी पर ग्राम। तो वाटर के बारे में ये सब डेटा हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको आप पीते हैं हमेशा, है ना, तो जिसकी जरूरत पड़ेगी। तो वाटर का ये सारा डेटा आई रिकमेंड कि आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने पूरा केबी के बारे में ही बता दिया, केबी क्या होता है किस तरीके से। अब हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब तीनों फॉर्मूले अपने पास, तीन फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल नेक्स्ट पार्ट में। तो चलो अब इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, किस तरीके के प्रॉब्लम। हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो गया। क्या हमने सीखा, तीन फॉर्मूले मैंने बस बताया आपको। डेल्टा टीबी अगर कभी पूछ ले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का मतलब क्या हमसे पूछेगा अगर क्वेश्चन में, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो डेल्टा टीबी से डिनोट करेंगे। और डेल्टा टीबी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर हो जाती है, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया ना, तो टीबी माइनस टी नॉट बी, जहाँ पे टीबी क्या है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट और टी नॉट बी क्या है प्योर फॉर्म में उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहला फॉर्मूला तो ये हमें जानना है। इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछेगा तो क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा टीबी। और अगर हमसे टीबी का मतलब क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर हमसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछ ले तो हमें क्या करना है, डेल्टा टीबी निकालना है और इसके ऊपर टी नॉट बी जोड़ना है। और टी नॉट बी क्या था हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। और मैंने बता दिया था ये वैल्यू हमेशा क्या रहती है, गिवन रहती है, क्योंकि किसी भी सॉल्वेंट का कितना बॉइलिंग पॉइंट होगा ये हमें याद नहीं रखना है। जैसे वाटर के लिए तो याद रखना है 100, बाकी सबका क्या रहेगा प्योर सॉल्वेंट का गिवन। टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना रहेगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये हमें निकालना पड़ सकता है। हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता है और हमसे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। तो आप वर्ड को ध्यान से पढ़िएगा, एलिवेशन पूछा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट तो हमेशा ही क्या रहेगा, ये वाला डेटा गिवन रहता है ना, क्योंकि हमें पता ही है कि किसी भी सब्सटेंस को फिक्स करने के लिए कुछ ना कुछ बॉइलिंग पॉइंट होगा हमारा। तो अब एक फॉर्मूला तो ये ध्यान रखना है। सेकंड फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, ठीक है ना। सेकंड फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। तो आई मतलब वांट फैक्टर है, और आई के लिए तो फॉर्मूला मैंने बताया ही है कल आपको, 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। और अल्फा के बारे में कुछ नहीं दिया है तो आई को हमेशा कितना लेकर चलना है, आई को हमेशा एन के बराबर, क्योंकि अल्फा 1 मान लोगे तो आई किसके बराबर हो जाएगा 1 के। तो आई इंटू के बी इंटू एम, एम मतलब मोलालिटी। तो एक तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ेगा, ठीक है, डेल्टा टी बी निकालने के लिए। और थर्ड एक मैंने अभी के बी का फॉर्मूला बताया था जो रेयरली कभी यूज होगा, इसकी जरूरत हमें जनरली नहीं पड़ेगी। क्या फॉर्मूला था, आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन। तो ये तीसरा फॉर्मूला है जिसकी रेयरली यूज पड़ेगा, है ना, जरूरत तो खैर नहीं पड़ेगी। तो हमारे लिए केवल और केवल इस टॉपिक के रिस्पेक्ट में देखें तो केवल ये दो फॉर्मूले हैं जिन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमसे जनरली पूछेगा। अब जैसे मैं न्यूमेरिकल दिखाता हूँ किस तरीके के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होते हैं। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल में आपका लेता हूँ कैलकुलेट, जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या दे रहा है, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, calculate boiling point of a solution which is obtained by dissolving 90 gram of glucose in 200 gram of water, ठीक है, किसमें डाला जा रहा है 200 ग्राम ऑफ वाटर। और चूंकि ये वाटर है तो मैंने बताया था आपको के बी हमेशा गिवन रहेगा, लेकिन वाटर के लिए मैंने के बी ये भी कह दिया कि ध्यान ही रखना। तो क्वेश्चन में हमें दिया ये गिवन के बी फॉर वाटर दे दिया है। वाटर के लिए के बी की वैल्यू कितनी है 0.52 केल्विन केजी पर मोल।
तो 95% केसेज में तो कौन सा सॉल्वेंट की तरह यूज होता है हमारे लिए, वाटर। तो वाटर अगर ज्यादातर यूज होगा तो वाटर के केबी की वैल्यू हमें ध्यान रहे तो अच्छी बात है। वैसे ये प्रॉब्लम में हमेशा क्या रहता है, गिवन ही रहता है। अगर सॉल्वेंट चेंज करेगा तो उसकी केबी की वैल्यू भी बदलेगा। तो देखो क्या करना है बेटा, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब निकालना क्या हमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, टी नॉट बी की टीबी, टीबी निकालना ही है ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो टीबी हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। विच इज ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग तो 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इसका मीनिंग क्या है, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व करने का मतलब दिस इज द वेट ऑफ सोल्यूट। तो सोल्यूट को तो 20 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेट ऑफ सोल्यूट हमें पता चल गया कितना, 90 ग्राम इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। किस में डाला जा रहा है, 200 ग्राम ऑफ वाटर में। इसका मतलब ये क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो गया, सॉल्वेंट। तो ये तो हमारे लिए सॉल्वेंट है वाटर यहाँ पे, और ये क्या है, ग्लूकोज क्या है, सोल्यूट है। तो बस देखो क्या निकालना है, टीबी निकालना है, डब्ल्यू ए भी पता है, डब्ल्यू बी भी पता है। फॉर्मूला एक ही है, यही दो फॉर्मूले हैं बस, इनके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना है। और ग्लूकोज दिया है तो ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि ना तो ग्लूकोज डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है। केबी की वैल्यू फिक्स है, मोललिटी निकाल ही सकते हो, दोनों का मास दिया है तो उससे क्या मिल जाएगा, डेल्टा टीबी। और एक बार अगर डेल्टा टीबी मिल गया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा ना। अच्छा, टी नॉट भी इस प्रॉब्लम में नहीं दिया है, टी नॉट भी कैसे पता करेंगे, तो टी नॉट भी तो पता ही है ना हमें, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो हमारे लिए सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो वाटर का तो हमें सब चीजें पता ही होनी चाहिए ना। तो वाटर के लिए हमें पता ही है कि वाटर के लिए टी नॉट भी कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, या अगर केल्विन में बात करें तो 373 केल्विन। तो ये हमें पता है पहले से ही, तो इसलिए देखो ये प्रॉब्लम में दिया नहीं है। दूसरा कोई सॉल्वेंट होता तो जरूर उसका देता। तो वाटर के लिए मैंने बताया, याद ही रखिए। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है तो नहीं दिया। अब देखो कैसे निकालूंगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे टीबी चाहिए, तो टीबी के लिए टी नॉट भी तो पता ही है मुझे, 100 है, तो मुझे क्या चाहिए, डेल्टा टीबी चाहिए। तो मतलब बेसिकली मुझे क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, पहले डेल्टा टीबी। और डेल्टा टीबी कैसे निकालूंगा, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू के बी इंटू एम। ठीक है, आई इंटू के बी इंटू एम। तो इससे हम लोग डेल्टा टीबी को निकालेंगे। तो डेल्टा टीबी निकालने के लिए आई की वैल्यू कितनी ले लोगे, ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू कितनी होती है, 1। ना तो ग्लूकोज डिसोसिएट होगा ना ही एसोसिएट होगा। तो मैं लिख देता हूँ, सॉल्यूट हमारे लिए क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज तो कोई सॉल्ट तो है नहीं कि टूट जाएगा NaCl की तरह जाके 2 पार्ट में, ना ही ये एसोसिएट हो रहा है। तो ग्लूकोज के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 1 होगा। किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएगी। तो 1 इंटू आई की वैल्यू 1 हो गई, केबी की वैल्यू कितनी है, 0.52 इंटू मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मोललिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालोगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नीचे क्या आता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ना, ये क्या ले रहा हूं मैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किस में, केजी में। ठीक है, तो ये हमारे लिए फॉर्मूला होता है ना, मोललिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट। बेसिकली ये क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट ऊपर और नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। तो बस अब देखो सॉल्व हो जाएगा ये। 0.52 इंटू वेट ऑफ सोल्यूट दिया है कि हमें 90 ग्राम ग्लूकोज का डालना है, तो 90 हो गया, डिवाइडेड बाई ग्लूकोज का मोलर मास हमें पता है कितना होता है, 180। ठीक है, तो 90 बाई कितना हो गया, 180, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में। कितना वाटर दिया था हमें, 200 ग्राम सॉल्वेंट का वेट। तो मैं क्या कर दूंगा, 200 डिवाइडेड बाई कितना, 1000, ताकि ये केजी में कन्वर्ट हो जाए। और बस इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 0.52 इंटू ये देखो कितना आ रहा है, ऊपर आ जाएगा 1/2, और ये कितना आ जाएगा 1/5। तो 5 कहाँ जाएगा ऊपर और 2 कहाँ जाएगा नीचे, ये 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर ना, तो ये क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 अपॉन 1/5 कितना हो जाएगा 5/2, और 2 से अगर इसे मैं कट करता हूं तो कितनी बार में जाएगा 0.26, और 0.26 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 20 का 5 गुना 100 और 6 का 5 गुना कितना होता है 30, तो 130 आएगा। और 2 डिजिट पे डेसिमल लगा दोगे तो कितना हो जाएगा 1.30। तो 0.26 इंटू 5 कितना आएगा 1.30। अच्छा, अब ये डिग्री सेंटीग्रेड लिखूं कि केल्विन लिखूं, तो आप बेटा कुछ भी लिख सकते हो इसे, है ना, क्योंकि देखो इसमें कहीं भी कोई यूनिट टेम्परेचर की अभी तक नहीं आई है। तो इसको 1.30 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो या 1.30 केल्विन बोलो, एक ही बात है ना। 1.30 डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर बोल सकते हैं या 1.30 केल्विन में बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेल्टा टीबी के लिए तो केल्विन हो या डिग्री सेंटीग्रेड बात की है। हाँ, अब जरूर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए जरूर मैं यूनिट के लिए बोलूंगा। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बताइए, तो मैं किस फॉर्मूले से जाऊंगा, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस
टी नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब टी बी निकालना है। तो टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी प्लस टी नॉट बी। ठीक है, अब यहाँ पे जरूर मैं कहूँगा कि क्या करो आप, डेल्टा टी बी और टी नॉट बी, अगर मैंने डेल्टा टी बी डिग्री सेंटीग्रेड में ले लिया 1.3, अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में लिया तो ये वैल्यू भी मैं किस में ले सकता हूँ, डिग्री में। तो अगर ये निकालोगे तो आपका आंसर एक तो हो सकता है 101.3 डिग्री सेंटीग्रेड, या कोई चाहे तो कह सकता है कि सर मैं केल्विन में आंसर निकालना चाहता हूँ, तो कोई बात नहीं, केल्विन में निकाल लो। केल्विन के लिए क्या कर दोगे, 1.3 तो ये रहेगा ही डेल्टा टीबी। अब केल्विन में वो वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे लिए, 273 होती है। ठीक है ना, नहीं 273 नहीं, केल्विन में 373 हो जाएगा ना, 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 373। तो 373 में 1.3 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा ये 374.3 केल्विन। तो आपका आंसर चेक कर सकते हो, या तो आंसर आपको केल्विन में दिया है तो कितना हो जाएगा 374.3 केल्विन, और डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आंसर पूछा है तो आंसर कितना हो जाएगा 101.3 डिग्री सेंटीग्रेड। समझे क्या इस बात को। तो ये इस तरीके के प्रॉब्लम्स आएंगे, सिंपल से एकदम सवाल होते हैं इसमें, बस एक फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इक्वल टू आई के बी इंटू एम। तो या तो आपका आंसर डिग्री सेंटीग्रेड में पूछे तो कितना हो जाएगा 100, ये हमें देखो ये ऑलरेडी नोन था, हमें ये हमें ऑलरेडी क्या है, नोन है, क्योंकि वाटर के केस में तो हमें पता है ना ऑलरेडी नोन। कैसे, या तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड या तो 373 केल्विन। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में आंसर चाहिए तो 100 में ये वैल्यू जोड़ दो, और अगर केल्विन में चाहिए तो 373 में वैल्यू जोड़ दो। तो डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में इस तरीके से आंसर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज का तो लेक्चर मैं यहीं स्टॉप करता हूँ। आज एक न्यूमेरिकल हम लोग देख पाए हैं, कल मैं और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक, इसके ऊपर देखो न्यूमेरिकल के टाइप्स क्या होते हैं। एक तो इस तरीके का न्यूमेरिकल सिंपल वाला बनता है, दूसरा इसमें देखो वेट ऑफ सोल्यूट भी आ रहा है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी आ रहा है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ रहा है। हो सकता है हमको डेल्टा टीबी दे दे और हमसे इनमें से 3 डब्ल्यू बी, एम बी और डब्ल्यू ए, ये 3 अननोन और है ना, इन तीनों अननोन में से कोई एक अननोन कर सकता है, बाकी 2 चीजें देके किसी एक को अननोन। मतलब हमसे वेट ऑफ सोल्यूट भी इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी पूछा जा सकता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी पूछा जा सकता है। तो कुछ इन तरीके के इनमें अननोन वाले क्वेश्चन में कल की क्लास में लेता हूँ, कुछ और अननोन अगर करेगा तो किस तरीके से सॉल्व करना है। और कभी कभी मिक्स वाले आ जाते हैं, 3-4 चीजों को एक साथ डाल देता है, तो उस तरीके के प्रॉब्लम भी कर लूंगा। और कल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी लूंगा, और उसके ऊपर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और के ऊपर भी क्वेश्चंस लगा के टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।